गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा अपन एक बार बात कर लेते हैं जनरली। सीएसईटी किन किन का क्लियर है ऑलरेडी? ओके, मैक्सिमम सीएसईटी क्लियर है। जो सीएसईटी अभी नवंबर में देंगे वो सिर्फ 2 स्टूडेंट नहीं, 1 2 3 4 स्टूडेंट्स, बाकी सबके सीएसईटी क्लियर है। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, हमें एग्जीक्यूटिव देना है। और एग्जीक्यूटिव हमारा जो एग्जाम होगा वो होगा जून 2025, जून 2025। यदि मैं सीएसईटी आने से पहले की यदि बात करूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो जून 2025 देते हैं इस टाइम आके, तो उनको लगता है जल्दी ज्वाइन कर लिया, और कभी कभी थोड़े टाइम बाद वो रिलैक्स भी हो जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लास्ट बैच का, जो जून 2024 था। सॉरी, 1 साल है। 1 साल तो नहीं, मतलब 11 महीने 10 महीने, एक बड़ा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं है। सर कैसे ज्यादा टाइम नहीं है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो कोविड से पहले सीएसईटी नहीं था, उस समय फाउंडेशन हुआ करता था, बच्चा फाउंडेशन देता था जून में, उसका रिजल्ट आता था 25 अगस्त को। तो हम बिफोर रिजल्ट, जैसे बच्चे ने एग्जाम दिया जून में, जून का एग्जाम देने के 10 दिन बाद, मतलब जून एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तुम तो फिर भी कब आए? 7 अगस्त। मेरा पहला बैच जून अटेम्प्ट के लिए जून अटेम्प्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते थे 2 बैच, जिसको मैं नाम देता था रैंकर बैच। सिर्फ 2 ही बैच बनाते थे क्योंकि फैकल्टी अवेलेबल नहीं थी, वरना वही फुल हो जाते थे। क्योंकि रीजन बिहाइंड है, आपके बीकॉम भी साथ में चल रहे। ऐसा कोई बच्चा जिसका बीकॉम बिल्कुल क्लियर है या एमकॉम बिल्कुल क्लियर है, मतलब बीकॉम या एमकॉम जहां से भी आप आए हो, तो जिसका बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कोई बच्चा क्लास में नहीं है। सबके बीकॉम के एग्जाम्स, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है उनके साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे, और जिनके बीकॉम उड़ाने वाले हैं, जो 3rd ईयर में होंगे, बात अलग है, तो उनके क्या होंगे, एक ही बार एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम फिर भी होगा। मुझे लगता है मोस्टली बीकॉम फर्स्ट ईयर 2nd ईयर वाला ही बच्चा होगा। मेरे साल में 2 बार एग्जाम, राइट? कितनी बार एग्जाम? 2 बार दोगे, तो 2 बार एग्जाम देने के लिए 2 बार इंटरनल भी देना पड़ेगा, तो कितनी बार एग्जाम देना पड़ेगा? तो मतलब पेपर देने में वो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। और फिर जो दोनों ग्रुप देते हैं जून 2025, उनको कम से कम 2 मंथ्स का रिवीजन चाहिए। कितने मंथ्स का? इसका मतलब किसी भी तरीके से यदि आप प्रैक्टिकली टाइम को यदि काउंट करके देखोगे, तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आपने बिल्कुल भी जल्दी ज्वाइन नहीं किया है, ये माइंड से निकाल देना, वी हैव टाइम टू फन। आप लोगों ने गलती ऑलरेडी कर दी, हमने गलती कर दी, यस। मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज और स्टाइल बहुत बेकार है। सर क्या गलती करी? सीएस का कोर्स करके। क्योंकि सीएस का कोर्स एक ऐसा कमिटमेंट है, वो ये बताता है कि मैं फन नहीं करूंगा, मस्ती नहीं करूंगा, मैं प्रोफेशनली पढ़ाई करूंगा। तभी तो आपने देखा ना, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ने सीएस का कोर्स नहीं किया, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि कमिटमेंट है, ये डिवोशन है। और यदि आप प्रॉपरली टाइम स्टार्टिंग से डिवोट करोगे, मेरा वाला, इससे इजी कोर्स आपको कभी कोई मिलेगा नहीं। सीएस मुझे इतना इजी लगता है, मैं वापस से दे सकता हूं। कोई मुझे बोले सर सीएस देना हो तो दे दूं, कोई मुझे बोले 12th देना हो तो बिल्कुल ना दूं। मुझे 12th का एग्जाम देने में डर लगता है बस। मुझे कोई बोले सर वापस से सीए दे दो, एक बार दे दूंगा। कोई बोले सीएस देना, दे दूंगा, मुझे डर ही नहीं लगता। कोई मुझे बोले 12th देना है, मुझे बहुत डर लगता है। रीजन बताओ बेटा, 12th देने में मुझे बहुत डर लगता है, बताओ। आज हम थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे, फिर अपन सब्जेक्ट में आएंगे धीरे धीरे। तो आज पता तो हो, 12th में बहुत डर लगता है, क्योंकि 12th में यदि 80 बन जाए कोई वैल्यू नहीं, 85 बन जाए कोई वैल्यू नहीं, 90 बन जाए कोई वैल्यू नहीं, 92 बन जाए कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 95 वाले भी मार्केट में बढ़ बढ़ के 96 बन जाए तो भी है।
क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। आप DU में जाके देखो, पता चल जाएगा 95 की कोई वैल्यू है क्या? DU नाम से, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी 95 आया है, सब 95 ही तो होते हो। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब गलती से यदि कुछ नहीं आता और मेरे यदि नंबर कम हो जाए तो 12th में बेइज्जती हो जाए। और सीए चीज में क्या, पास ही होना, और पास होने के लिए कितने नंबर आने हैं? वैसे का आइडिया सबको पता है, क्योंकि सीए सीईटी क्लियर है, नहीं भी है तो हो जाएंगे, तो पता ही है मिनिमम 40% इन ईच पेपर, यस और नो। 40 नंबर आपके हर पेपर में आने चाहिए। और एग्रीगेट 50, जहां 12th में मुझे लाना होता है, कितना लाना होता है? 90 में भी बेइज्जती फील हो जाती नहीं। बेटा किसी का 90 85 हो तो वो बेइज्जती नहीं, तुम तो बहुत ग्रेट हो। मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूं। एक ऐसा फील आएगा आप ऐसे 85 में ऐसे चलो, तो आप ऐसे चल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है आप 85 में ऐसे करो, फिर दूसरा बच्चा बोल रहे हैं 88 में नहीं, मतलब गले गले में मिल जाएंगे आप, बहुत लोग मिल जाएंगे 85 88। अच्छे आपने मेहनत किया, अच्छे बच्चे हो, ऐसे बेइज्जती वाला फील नहीं करा मैं। लेकिन आप देख रहे होंगे फैमिली में बहुत है 85 88 90 92 93 94 बहुत। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट घूमते हैं, बहुत सीएस घूमते हैं, वो कम है। लेकिन कोर्स बहुत इजी है। क्या बेटा? सीएस का जो कोर्स है बहुत इजी है, क्योंकि लाना कितना है? ओनली 50 लाना है, और इंडिविजुअली 40 नंबर ही लेके आना है। लेकिन पर इसमें एक बात आपको याद रखनी है, इसको मैं इजी बना दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। ये अचीव कैसे होगा वो मेरा कमिटमेंट है। लेकिन एक कमिटमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। पहला कमिटमेंट, मुझे ऑनलाइन से नफरत है, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम। सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना बेटा, तो मेरा पर्सनल स्टाइल, मेरा पर्सनल है कि मुझे ऑनलाइन बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे पसंद आता है फेस टू फेस। इससे मैंने कभी ऑनलाइन में अपनी मार्केटिंग की नहीं। हमारी क्लास में ऑल ओवर इंडिया बहुत लोग परचेज करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली मार्केटिंग नहीं करता यूट्यूब पे जाके, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता कि कोई ऑनलाइन पढ़े। ऑनलाइन एक्चुअली बना हुआ है उन बच्चों के लिए जिनके थर्ड टाइम, मेरे ओपिनियन में लिया जाए, जैसे मैं 2 बार फेल हो गया। अब मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, तो ठीक है बेटा, कोई और टीचर जो भी इंडिया के बेस्ट टीचर है उनसे पढ़ लो बेटा, सिर्फ रेफरेंस पर्पज के लिए। क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट, जो मैंने इतने सालों में देखा, क्योंकि आई एम टेकिंग द क्लासेस सिंस 2007, तो मोटा मोटा 17 ईयर्स हो चुके, 17-18 ईयर्स, और अब तक लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। तो उनमें मैंने देखा कि जनरली एजुकेशन में जो बच्चों को क्लासेस के थ्रू चाहिए, एक तो फैकल्टी बढ़िया होनी चाहिए, कंसेप्ट बढ़िया पढ़ाए, उससे ज्यादा जो फेस टू फेस क्लासेस में जो जरूरी होता है वो एक ही चीज जरूरी होता है, वो है डिसिप्लिन। इस बहाने पढ़ाई हो जाती है। क्या हो जाता है? रिकॉर्डेड तो आपको कभी लेनी नहीं चाहिए, या तो फेस टू फेस या लाइव। लाइव में भी क्या होता है? डिसिप्लिन हो जाते हो। क्या हो जाते हो? आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है कि हाँ इस टाइम में पढ़ रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्डेड जिन्होंने कभी लिया होगा, कभी सुना होगा, पढ़ाई तो क्या होती है? मैं अपने बारे में बता दूं, गंदा बोलने से पहले, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कंपल्सरी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हूं, तब भी मुझे पढ़ाई सबसे गंदी लगती। क्या लगती है बेटा? सर आप तो आपका फर्स्ट डे और आप पढ़ाई गंदी बोल रहे हो। पढ़ाई अच्छी है जब मेरा मन करे तब पढ़े थे, और आप तब पढ़ा रहे हो जब सर आज मौसम देखो, सर आज तो नारगल लेके जाते सर मजा आ जाता सर। पता मैंने भी सोचा आज कि मैं भी अपनी वाइफ को लेके भाग जाऊं आज नारगल। क्या करना पड़ा था? इतना प्यारा मौसम है, कोई मौसम है पढ़ाने का? ये कोई मौसम है पढ़ाने का? ये मौसम पढ़ने का नहीं है, ये मौसम घूमने का है। समझ रहे हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ह्यूमन बीइंग, हमारा मन भी भटकता है, लेकिन नो, देयर इज अ टाइम टू स्टडी। ये कमिटमेंट से फेस टू फेस में आता। ये मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है सर, ऐसे मौसम में तो पकौड़ी खाने का मन करता है सर। ऐसे खाने पीने की बातें करके सब पढ़ नहीं पाएंगे, जब मत करो आप। तो बेसिक बातें करना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। मैं फंडामेंटल्स वाला इंसान, तो मेरा पहला फंडामेंटल्स क्या है कि कुछ भी हो जाए, तुमने देखा होगा अपने सारे बैचेज में सारे बच्चे पढ़ रहे, क्योंकि मैंने एक दिन एक बैच में बारिश आई थी तो एक ही बच्चा आया, आज सारे बच्चे पढ़ सकते, एक भी एब्सेंट नहीं।
मैं सबको डाल दिया, रिकॉर्डेड दूंगा ही नहीं जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। रिकॉर्डेड मिलेगा लेकिन मजबूरी हो तो ऐसा नहीं, आपको फेस टू फेस ही आना है। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फेस टू फेस। मुझे रोज इंस्टीट्यूट में आना है, कुछ भी हो जाए जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि पहला काम आपका पूरा हो जाता है कि नोज बन जाते हैं इंस्टीट्यूट में आने से, आपका एक बार का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, रिवीजन हम धीरे धीरे कराते रहेंगे तो आपको पढ़ाई वैसे बहुत इजी लगेगी। फिर जो नई प्रॉब्लम्स आएगी दोनों ग्रुप की वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहला टारगेट तो फुलफिल हो। पहला टारगेट क्या होता है कि एक बार सब कुछ पढ़ने में आ जाए। और जब हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते हैं तो पहला काम तो हो जाता है कि एक बार तो पढ़ने में आ गया, एक बार तो आपके नोट्स, राइट एवरीवन। कुछ फालतू बातें बनने कर ली, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं बता देता हूं। मैं आपका सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो मॉड्यूल नंबर 2 है, पेपर नंबर 7, दैट इज द टैक्स लॉज। जनरली बच्चे बोलते हैं सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सीए वाले भी होते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां भी सेम टैक्स है जो अपन पढ़ेंगे, यहां भी आपका सेम टैक्स है जो अपन एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ेंगे। तो जनरली सीए वाले बच्चे बोलो या सीएस वाले बच्चे बोलो, वो एक ही वर्ड बोलते हैं, टैक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। क्या बेटा, यदि जिनके घरों में कोई सीए या सीएस होगा तो उनको पता होगा था टैक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। वादा मेरा, एक दिन भी यदि तुमने क्लास मिस नहीं की तो तुम क्या बोलोगे, सर टैक्स 5th क्लास से भी इजी है। ये मेरा वादा, एक वादा तुम्हें करना पड़ेगा, एक दिन की भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा बन जाएगा अपना, टैक्स बनेगा। मतलब ये तो ऐसा होगा कि तुम अपना नाम भूल जाओगे, टैक्स नहीं भूलने दूंगा। जो बच्चा यदि यहां से टैक्स पढ़ा हुआ होगा उससे पूछ लेना, टैक्स नहीं भूलने देता। सबसे प्यारा सब्जेक्ट कौन सा बेटा, टैक्स, क्योंकि हमें रोज पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं हो। मैं टैक्स स्टार्ट करूं, टैक्स का मतलब क्या है, सारी बातें करें उससे पहले एक बार आईसीएसआई का लेवल देख लेते हैं, क्योंकि अब आपको निकलना पड़ेगा। जय माता दी। क्योंकि सीएसईटी एक तरीके से कोई एग्जाम ही नहीं है, टाइम पास है, आपको पता होना चाहिए। क्या बेटा, सीएसईटी एक टाइम पास है। तो आपने टाइम पास कैसे बोल दिया, हम तो पढ़ के पास हो। तुम पढ़ के पास हुए हो, लेकिन टाइम पास इसलिए क्योंकि, जय माता दी, शायद कुछ बच्चे जिन्होंने सीएसईटी क्लियर कर लिया, मैक्सिमम ने कर ही लिया सीएसईटी। तो 2-3 बच्चे ही जिनका नवंबर में, बाकी सब तो दे चुके हैं। तो सीएसईटी क्लियर किया होगा, जय माता दी किया था बेटा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100, फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं और बाकी काफी कुछ आपका ऑलरेडी 12th बेस्ड है। एग्जीक्यूटिव में आपको कोई सब्जेक्ट के अंदर 1-2 चैप्टर गलती से आते हो, बेसिक तो बात अलग है, बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अक्कर बक्कर कुछ भी नहीं पता। सारे सब्जेक्ट्स आपके नए और नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा। और पहली बात, अब यहां पे अक्कर बक्कर नहीं चलेगा, पूरे पेपर आपके क्या है, सब्जेक्टिव। क्या बेटा, कैसा है पेपर, सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्पीड का गेम भी खेलना पड़ेगा। तो पहला वादा क्या किया मैंने तुमसे, पहला वादा मैंने ये किया, तुमने किया, फेस टू फेस क्लासेस लूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आऊंगा क्लास में चाहे कुछ ही हो जाए। ठीक है, पहला। दूसरा वादा क्या हुआ, टेस्ट देना बहुत जरूरी। बिना टेस्ट दिए आप एग्जाम में देने चले गए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रीजन बताता हूं कि ये जो पेपर है, मैं अभी सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं, मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अपन जनरल बातें और कभी करेंगे, अभी सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स के अंदर यह बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस कितने बेटा, कितने पेज का पेपर है, 20 पेजेस का तो क्वेश्चन पेपर है। सब डरा रहे हो, क्या कर रहे हो, बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। मैंने पहले बोला टैक्स बहुत इजी बना दूंगा मैं, लेकिन अब टैक्स देना क्यों जरूरी है, आपके प्रिंसिपल डेवलप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, प्रिंसिपल्स। तो सेकंड प्रिंसिपल है, चाहे कुछ भी हो जाए,
हमारा एवरी संडे आफ्टर 1 मंथ एंड 2 मंथ आपका टेस्ट स्टार्ट होगा संडे को। कब होगा? संडे फिक्स होता है कि टेस्ट होगा, और ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि इस टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिकल होंगे। और यही जो गलती जनरली बच्चा करता है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर सीए सीईटी क्या होता है, किसी का 2 दिन में क्लियर हो जाता है, किसी का 10 दिन में क्लियर हो जाता है, किसी का कैसे भी क्लियर हो जाता है, सबके अलग अलग है। आपने सुन रखा होगा मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था हो गया मेरा, तो मैंने 1 महीने पढ़ा था हो गया, 1.5 महीने में हो गया, तो 2 महीने में तो सबका ही हो जाता है। यस और नो? एग्जीक्यूटिव बहुत अलग है क्योंकि पूरा आपका सब्जेक्टिव पेपर है और पेपर लेंथी आएगा। दूसरी बात, ये जो टैक्स का जो पेपर है ना, मैंने क्यों बोला एक दिन भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, उसका लॉजिक ये है कि ये आपका न्यूमेरिकल पेपर है बेटा, ये थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं है। और जनरली क्या कर रही हो बेटा, तुम सीएस कर रही हो सीए कर रही हो, क्या कर रही हो बेटा? जब पूछो मत, इंडिविजुअली से हम सब सीएस ही कर रहे हैं, हमें पता है। बेटा सीएस क्यों किया, सीए क्यों नहीं किया? सर सीए में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, सर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, सर सीए नहीं न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। बेटा पूरा पेपर न्यूमेरिकल है। फिर भी मैंने तुम्हें क्या बोला, टैक्स के इजी कोई पेपर हो तो बता देना मेरे को, 2 महीने बाद ही तुम्हारे बाजू में बैच चलता है। रूम नंबर 3 1 o'clock सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट होता है 1 PM से। उनसे किसी बच्चे से पूछना 3 पेपर है सेकेंड मॉड्यूल के अंदर, बोला सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, बोलेंगे टैक्स। लेकिन मैंने पहले बोला टैक्स इजी बना दूंगा वादा मेरा, लेकिन कमिटमेंट तुम्हें करना पड़ेगा, रोज क्लास लेंगे। दूसरी बात, संडे में टेस्ट देना है क्योंकि ये जो पेपर है देखो पेपर कैसा आता है, पूरा न्यूमेरिकल आता है। मतलब वो जो आप सोच रहे हो अक्कर बक्कर इजी विजी डेफिनेशंस लिखो, वो वाला पेपर का लेवल नहीं है। तभी मैंने बोला, क्या बोला मैंने, हमने जल्दी ज्वाइन नहीं किया, हमने बिल्कुल सही टाइम पे ज्वाइन किया, लेट भी ज्वाइन नहीं किया, जल्दी भी ज्वाइन नहीं किया। यदि अभी से रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे 100% हम पास नहीं होंगे, ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे बेटा? और मैं जनरली जब भी रिजल्ट की बात करूंगा तो प्रोफेशनल का रिजल्ट बोलूंगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने एग्जीक्यूटिव पढ़ाना स्टार्ट किया है। मैं फाइनल का ही टीचर था। किसका था? मैं एग्जीक्यूटिव का टीचर नहीं हूं, मैंने अभी स्टार्ट किया 1 साल में। तो प्रोफेशनल में वी डिड ए मिरेकल, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 इन 1 अटेम्प्ट। और एक ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारी थी, 2 भी हमारी थी, 3 भी हमारी थी, एंड वी डिड इट। एंड दिस इज पॉसिबल इन एग्जीक्यूटिव। इस बार हम कर सकते हैं, पॉसिबल, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। क्योंकि जब सपने देखोगे तभी तो अचीव कर पाओगे। तो सिंपल सा पॉइंट आता है, जिन बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी प्रोफेशनल के अंदर, उनकी एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 नहीं थी, फाइनल में लेके आए, क्योंकि सपने देखे। क्या देखे? क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होंगे जो सपने देखेंगे। तो आपको सपने देखने, क्या बेटा? सपने देखने कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आनी है, और ऑल इंडिया रैंक 1 जो लानी है वो न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी फोटो आएगी। फिर क्या होगा, रिलेटिव्स का या आपके फ्रेंड का फोन आएगा, फिर हम फोन काट देंगे, उठाएंगे नहीं। हाँ, बच्चे बोलते हैं सर हमसे मेहनत नहीं होती, मेहनत होगी उस न्यूज़पेपर के लिए होगी, उस रिलेटिव के लिए होगी, उस पर्सन के लिए होगी जो आपका मजाक उड़ाता है, उस फ्रेंड के लिए होगी जिससे आप बात करने का ट्राई कर रहे हो, बात कर नहीं पा रहे। क्या तेरा बात समझ में आ रही? जो भी आपका रीजन हो, रीजन आपको अपने आप बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे बहुत जुनूनी होते हैं और कुछ नहीं हो पाते, जुनून पैदा किया जाता है, और उस जुनून को पैदा करने के लिए आपको एक रीजन ढूंढना पड़ेगा। आज ही मेरा क्या मोटिव है, मुझे क्या चाहिए? सर न्यूज़पेपर में फोटो, सर रिलेटिव्स फोन करें, हम फोन काट दें, सर वो रिलेटिव जो जवाब नहीं देते। मैं अब मेरा रीजन बताऊं, मुझे तो सीए करना था, मुझे सीएस करना ही नहीं था। अब पहले क्या होता था, पहले सीएस थोड़ा सेकंड होता था, अब नहीं, अब सीए अलग है सीएस अलग है। पहले सीएस का कोर्स भी वही हुआ करता था जो सीए का हुआ करता था। तो आप कब की बात कर रहे हो? 2003 की। कब की? तुम शायद पैदा ही हुए होंगे, हुए ही नहीं। देखो उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, कितना पुराना हूं ना, ठीक है।
तो उस जमाने में क्या होता था कि लोग सीए करते थे, एक बैकअप के लिए सीएस कर लेते थे क्योंकि दोनों के कंटेंट सेम होते थे। आज दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है। सीए बिल्कुल फाइनेंस का है, सीएस बिल्कुल लो है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है। सीए को सीएस नहीं करना चाहिए, सीएस को सीए भी नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा मार्केट में सब अलग अलग ही करते हैं, लेकिन उस जमाने में मेरे घर में सब सीए थे तो मैंने सीए कर लिया। मैं मेरा मोटिव बता रहा हूं मैंने कैसे किया, तो मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था तो दीदी के फ्रेंड्स आए हुए थे, बोला क्या हुआ तेरा? फाउंडेशन क्लियर हो गया। मैंने बताया ना पहले भी, क्या हो गया? फाउंडेशन क्लियर हो गया। तेरी सिस्टर सीए तो तुझे सीए बनेगा ही बनेगा। मैं कर रहा हूं, एक तो बोलते बधाई हो, वाह मुझे तो पता था मेरी बहन सीए तो सीए बन जाएगा। भैया मेरी इज्जत नहीं है कुछ, मैं मेहनत तो बनेगी, पेपर मैंने किया, मेहनत मैं करो और क्रेडिट दीदी को। ऐसे कैसे? ठीक है, मेरी सिस्टर सीए करेगी, मैं सीएस भी करूंगा। कोई रीजन है, कोई लॉजिक है? रियल लॉजिक नॉनसेंस होता है, और रियल लॉजिक के पीछे जाता हूं, उन लॉजिक के पीछे नहीं जाता ना, किताबों में पढ़े जाते। इसलिए मैं किसी को लॉजिक देता भी नहीं हूं, मैं बोलता लॉजिक खुद ढूंढो, अपने परिवार से ढूंढो, अपने फ्रेंड से ढूंढो, अपनी फैमिली से ढूंढो, कहीं से भी आपको अपना रीजन मिलेगा। और हर बच्चे के पीछे रीजन अलग हो, और जिस दिन आपको रीजन मिल गया ना बेटा, मैं बोलता हूं सीएस बन के निकलेंगे चाहे कुछ ही हो जाए। और सीएस बहुत इजी कोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करनी है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं अपनी, जब से हमारा ऑनलाइन हुआ तो मुझे एक नया डेटा और पता चला कि जैसे दिसंबर में एग्जाम होता है तो मेरी ऑनलाइन सेलिंग बढ़ जाती है। पता है कौन से मंथ में? अक्टूबर नवंबर। भैया दिसंबर में एग्जाम है, अक्टूबर में पढ़ाई करके क्या तीर उखाड़ लेगा? तो मुझे तो अर्थ समझ में नहीं है। मैं तुम लोगों को जून के लिए कब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं? अगस्त में। और बच्चा क्या करता है? एक महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करता है। कहां से पास? सिस्टमेटिकली रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना। क्या बेटा समझ में आ रही बात? तो रोज हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सिस्टमेटिकली पढ़ना है, एक टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है बेटा? एक टाइम टेबल आपका प्रिपेयर होना चाहिए, टाइम ब्लॉकिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि आपने टाइम ब्लॉक कर दिया, दिस इज द टाइम टू स्टडी। और जो बहुत सीरियस बच्चे हो, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो उनको एक टाइम ब्लॉक करना चाहिए आधे घंटे का मिनिमम पार्टी के लिए। मैं थोड़ा अलग टाइप का टीचर हूं, मैं हमेशा इन चीजों पे भी फोकस करता हूं कि पार्टी मस्ट है, पार्टी खत्म मत कर, क्योंकि लास्ट में जब एग्जाम होगा तो आप बहुत पैनिक हो जाओगे, थकान होगी नहीं होगी, क्योंकि आपने मस्ती बहुत की। तो मस्ती करना बहुत जरूरी है। क्या है बेटा? थोड़ी थोड़ी रोज, एक साथ नहीं। क्योंकि बेटा ये आपने कभी नोटिस किया होगा, दो या तीन दिन लगातार, एक दिन आपने पिज्जा खाया, एक दिन आपने पास्ता खाया, और फिर तीसरे दिन से मम्मी ने बोला बेटा दाल रोटी, मम्मी आप ही दाल रोटी खा लो। अब नहीं, अब तो छोले भटूरे, अब तो पनीर पकौड़ा, अब तो आदत बिगाड़ दी आपने। समझे कि नहीं समझे? यदि आपने ज्यादा पार्टी कर ली तो ज्यादा पार्टी करने का मन करता है बेटा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक दिन मम्मी ने पनीर पकौड़ा खिलाया, मम्मी बोलती अगले महीने ही मिलेगा। थोड़ा थोड़ा रोज माल खिलाया, रोज मन करता है मीठा खाने का। ये सब नहीं, मैं तो मीठा ज्यादा खाता हूं, इसे मीठे की बात कर रहा हूं। थोड़ा ही दो, लेकिन थोड़ा सा मीठा तो दो। चलो ऐसे हो कि मम्मी बोले कि मैं किसी को चॉकलेट अच्छी लगती हो यहाँ पे, तो महीने में एक दिन चॉकलेट मिलेगी। मम्मी चॉकलेट रोज दे दो, लेकिन थोड़ी थोड़ी दे दो, लेकिन दे दो। वही कहना चाह रहा हूं, पार्टी रोज होनी चाहिए, मस्ती रोज होनी चाहिए, एंड पढ़ाई का टाइम आपका क्या होना चाहिए? ब्लॉक्ड होना चाहिए कि ये टाइम आपका पढ़ाई के लिए है। और इस टाइम कुछ भी हो जाए मैं कुछ और नहीं करूंगा। इसलिए ही मैं रिकॉर्डेड को मना करता हूं, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या हुआ कि मेरे को क्लास लेनी है 10 बजे, और 10 बजे पापा ने बोला चल मार्केट। हाँ पापा, मैं तो कभी भी ले लूंगा रिकॉर्डेड। और वही फेस टू फेस वाला बच्चा बोलेगा ना 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 पापा आपको पता नहीं क्या, 8:30 to 4 ब्लॉक डे, 8:30 to 4 ब्लॉक डे। 8:30 बजे मैं इंस्टीट्यूट जाता हूँ, 4 बजे तक मेरी क्लासेस होती है, 8:30 to 4 ब्लॉक डे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फेस टू फेस, क्योंकि आपका टाइम ब्लॉक्ड हो गया। और वैसे ही आपको अपने होमवर्क करने का टाइम, अपने रिवीजन का टाइम, उसका भी ब्लॉक्ड कर देना चाहिए।
चलो बहुत जनरल बातें कर रहे हैं अपन आज। धीरे धीरे अपन सब्जेक्ट पे आएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूं आपका पूरा। अपन एक बार जल्दी से ये एक बार सब्जेक्ट को देखें तो देखो, जो आपका न्यूमेरिकल पूरी केस स्टडी थी, पहला क्वेश्चन क्या आएगा? केस स्टडी आएगा, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएगा, उन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर आईसीएसआई ने डिक्लेयर किया है कि पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो 20 मार्क्स का होगा, केस बेस्ड पेपर होगा। जनरली सारे पेपर्स में ऐसे ही, पहला क्वेश्चन केस बेस्ड, कितने मार्क्स का? लेकिन बाकी क्वेश्चंस भी टैक्स के अंदर डायरेक्टली नहीं आएंगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, कैसा पेपर है? कैसा पेपर है? पूरा न्यूमेरिकल पेपर है। समझ में आ गई बात? हमें कुछ समझ में तो नहीं आएगा क्योंकि हमें टैक्स पता ही नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट बताने का क्या है, दिस इज अ न्यूमेरिकल पेपर, तो अपन रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इनकम टैक्स में ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, जो बाद में जो अपना सेकंड पार्ट आता है जीएसटी, उसमें कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल्स कम हो जाते हैं। इसमें थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है, इसमें थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है। किसमें? पार्ट बी के अंदर 2 पार्ट है टैक्स के, लेकिन न्यूमेरिकल फिर भी इसमें। तो मेरा मोटा मोटा ये मानो कि अपन दिसंबर 23 और जून 24 2 पेपर को यदि बेस बना के यदि बात करें तो आप भी बोल सकते हो टैक्स के पेपर के अंदर मिनिमम 70 मार्क्स का, मिनिमम 70 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। राइट एवरीवन? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 7 इन सीएस एग्जीक्यूटिव, दैट इज द टैक्स। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये अपना पेपर नंबर 7 है। इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपका इनकम टैक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। कितने मार्क्स का है ये? दैट इज ओनली 60 मार्क्स। दूसरा पार्ट है पार्ट 2, जिसको हम बोलेंगे आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आएगा आपका जीएसटी एंड कस्टम। ये कितना हुआ? रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब 40 मार्क्स। कोई कंफ्यूजन? पेपर के अंदर मैंने पहले बता दिया 20% का आपका केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू नहीं, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू नहीं। केस बेस्ड का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको एक केस दे दिया जाएगा 20% का और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। राइट? मतलब एक क्वेश्चन आपका क्या होगा? केस बेस्ड होगा, उस पर आपके क्वेश्चन बनेंगे, मतलब वो न्यूमेरिकल जैसा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव, 80% आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव ही। कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर टैक्स का मतलब क्या है? किसी को पता है टैक्स का मतलब? ओनली रेजाइल टैक्स। टैक्स का मतलब क्या हुआ? जो गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ता है, कंपल्सरी पे करना पड़ता है, वॉलेंटरी पे करना पड़ता है। मतलब आपकी इच्छा हो तो पे कर दो, या जबरदस्ती आपको पे करना ही पड़ेगा। सर ये तो कंपल्सरी है, ये वॉलेंटरी नहीं है। जैसे कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है जैसे मुंबई के अंदर होता है ना हफ्ता वसूली, हुआ करती थी। मतलब कि यदि आप कोई भी धंधा करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हफ्ता पे करना पड़ेगा, वो कंपल्सरी देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी बोलती है भैया हम भी गुंडे, तो नहीं यहाँ पे कुछ भी धंधा वंधा करना है, कमाने का है, तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, कंपल्सरी देना पड़ेगा। तो टैक्स को आप क्या बोल सकते हो? इट इज एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, मतलब कंपल्सरी वसूली बाय गवर्नमेंट, मतलब इलीगल वसूली। जो पहले हफ्ता वसूली होती थी वो इलीगल होती थी बाय गुंडास। यहां पे गुंडास कौन है? गवर्नमेंट है, लेकिन लीगल गुंडी है वो। क्या है वो? लीगल गुंडा है, गुंडी जो भी आप। ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपनी इच्छा से देना नहीं चाहता, दिखाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोल दो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देगा तो पेनल्टी, जेल में डाल देंगे।
आपने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी देखा होगा, आपको टैक्स पे करने की लास्ट डेट आ गई है, पे कर दो वरना पेनल्टी लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा। तो वही है, देना तो पड़ेगा, कंपलसरी है। तो टैक्स मींस इट इज एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन का मतलब होता है वसूली करना, लेकिन ये वसूली कंपलसरी वसूली है, बट एज पर लॉ। एनी कंफ्यूजन्स? अब पॉइंट ये आता है सर, जो टैक्सेस हैं उनको अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे थे? टैक्सेस को अपन डिवाइड किया था दो पार्ट। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया था? वन डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। ये जो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस है, किसी को नॉलेज है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? पता है? वन बाय वन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तुम कुछ बोलिए तो तुम बोलो पहले। जो डायरेक्टली पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्टली पे करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए और क्लियर, तुमने बोला डायरेक्ट टैक्स के अंदर अपन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो भी आपका ड्यूटी और टैक्स है, मतलब मेरी इनकम है, मेरी इनकम मैं ही टैक्स पे करूंगा, तो इसका मतलब टैक्स पे भी मैं ही कर रहा हूं और बर्डन भी मैं ही बियर कर रहा हूं, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या है? तुमने एग्जांपल दिया, रिजा भाई शॉपकीपर पे गए, तो उसने आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचा तो प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी इंक्लूड कर लिया, तो इसका मतलब जीएसटी पे किसने किया? तुम्हारा नाम क्या बेटा? हाँ, तो दिव्यांशी ने जीएसटी पे किया, लेकिन गवर्नमेंट को किसने पे किया? सेलर। तो इस समय सेलर के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा, लेकिन अपनी पॉकेट से नहीं, वो दिव्यांशी की पॉकेट से निकाल। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मतलब द बर्डन ऑफ द टैक्स हैज बीन शिफ्टेड, हैज बीन पास्ड ऑन। जब अपन टैक्स के बर्डन को पास ऑन कर देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जहां टैक्स का बर्डन पास ऑन नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट, सामने देखो। एक सप्लायर है जो माल बेचने वाला है, माल बेचने वाले को आप क्या बोल सकते हो? सप्लायर। माल खरीदने वाले को आप क्या बोल सकते हो? रेसिपिएंट, बायर या कस्टमर या क्लाइंट, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो सेलर ने क्या किया? कोई भी माल बेचा। माल क्या था? दैट इज अ मोबाइल। तो सप्लायर ने, सेलर ने मोबाइल बेचा, दैट इज अ ओप्पो। किसको बेचा? टू द रेसिपिएंट। अपन नाम दे देते हैं, सप्लायर का नाम क्या है? ए, और खरीदने वाले का नाम क्या है? दैट इज अ बी। इसने बोला कि प्राइस कितनी बेटा? 12,000 का प्राइस है, जीएसटी 2,000 रुपए का है, टोटल अमाउंट कितना हो गया? दैट इज 14,000 रुपीज ओनली। तो ये सप्लायर बायर से कितना अमाउंट लेगा? 12,000 लेगा या 14,000 लेगा? तो इसने क्या किया? बायर, सेलर ने बायर से 12,000 का प्राइस, 2,000 का जीएसटी, 14,000 रुपए का अमाउंट लिया। 12,000 का अमाउंट जेब में रखेगा, 2,000 रुपए का जो जीएसटी है वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है? सेलर। तो सेलर के द्वारा टैक्स पे किया जा रहा है, लेकिन अपनी पॉकेट से नहीं पे किया जा रहा है। दैट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम बायर, कस्टमर, क्लाइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जीएसटी आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो वो अपनी पॉकेट से नहीं पे कर रहे हो, अपन ने क्या किया? टैक्स का बर्डन पास ऑन कर दिया है, शिफ्ट कर दिया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलेंगे इसको अपन? इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ टैक्स हैज बीन शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एग्जांपल क्या आएगा? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। वी टेक द अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का काम क्या होता है? माल बेचना। माल बेच के क्या करता है? कमाता है, अर्निंग करता है, प्रॉफिट, इनकम। तो बिजनेसमैन ने जो भी माल बेचा, माल बेच के जो उसकी इनकम आ रही है, क्या आ रही है? इनकम बोलो, अर्निंग्स बोलो, प्रॉफिट बोलो। तो बिजनेसमैन की जो भी इनकम है, जो भी अर्निंग है, जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पर उसको क्या देना पड़ता है? इनकम टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इनकम किसकी? मेरी, जो भी बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन ने जो भी कमाया भी खुद ने, तो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। तो क्या टैक्स का बर्डन पास ऑन होगा?
जो आपने कमाया है उसी में से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी अपना इनकम टैक्स है उसका बर्डन पास ऑन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे बिजनेसमैन की जो भी अर्निंग्स है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी उसकी इनकम है, उस इनकम पर वो गवर्नमेंट को क्या करता है, टैक्स पे करता है। जो टैक्स पे करने वाला जो बंदा है और जो टैक्स बर्डन बियर करेगा, दोनों अलग अलग है या एक ही? दोनों पर्सन सेम है, दैट इज द इनकम टैक्स। द बर्डन ऑफ टैक्स हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। बोथ टैक्स पेयर, जो बंदा टैक्स पे कर रहा है, एंड बर्डन बियरर, दोनों पर्सन क्या है, आर सेम। ये तो आपका हुआ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या हुआ कि जो टैक्स पे कर रहा था वो कौन पे कर रहा था, टैक्स पे कर रहा था सेलर। टैक्स पे कौन कर रहा था, सेलर पे कर रहा था, लेकिन बर्डन किसने बियर किया, कस्टम। एग्जांपल, अभी आप क्या पढ़ने आए हो, सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव की फीस मोटा मोटा 48,000 रुपीज है दोनों ग्रुप की। तो दोनों ग्रुप की जो आपकी एग्जीक्यूटिव की फीस है कितनी बेटा, 48,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मैं मान लेता हूं 5,000 का जीएसटी। कितने का है? तो जो जीएसटी मैंने अपनी पॉकेट से नहीं पे किया, मैंने तुमसे फीस ली 43,000 रुपीज का, बहुत मॉड्यूल का प्राइस, 5,000 का जीएसटी। तो जीएसटी का बर्डन किसने बियर किया, तो तुमसे 5,000 का जीएसटी लिया, गवर्नमेंट को जीएसटी आगे पे कर। तो टैक्स पे करने वाला कौन है, चिन्मय ट्यूटोरियल्स। लेकिन टैक्स का बर्डन चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने बियर नहीं किया, टैक्स का बर्डन किसने बियर किया, स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? टैक्स पेयर एंड बर्डन बियर, जो बर्डन बियर करता है, किसका बर्डन, टैक्स का। दोनों पर्सन क्या है, आर डिफरेंट। ये दोनों पर्सन अलग अलग है। जो बंदा टैक्स पे करेगा और जो पर्सन टैक्स का बर्डन बियर करेगा, दोनों पर्सन अलग अलग है, सेम नहीं। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा, दैट इज द इनकम टैक्स। हाँ, इसका तो मतलब यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो एग्जांपल आएगा वो आएगा जीएसटी एंड कस्टम। मैं चला गया था इनकम टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स का जो अपना एग्जांपल होगा वो क्या होगा, इनकम टैक्स। जो भाई बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन यही नहीं। अपन आगे बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का यदि मुझे डिफरेंस बनाने के लिए बोला जाए तो मैं क्या क्या डिफरेंस बना सकता हूं? पहला डिफरेंस तो सबको पता है, तो जो ऑलरेडी पता है वही लिखना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है बेटा, बर्डन इज नॉट एक्सेप्टेड। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर टैक्स बर्डन इज एक्सेप्टेड। किसका बर्डन, टैक्स बर्डन। ठीक है, अब और ट्राई करो, और क्या डिफरेंस हो सकता है? बिल्कुल वो बनाने का तरीका हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अच्छा बोला, सब्जेक्टिव पेपर में ध्यान रखना पड़ता है। वेरी गुड। तो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो हमेशा क्या करना होता है, जो आपने पॉइंट बनाया है ना, ये बहुत अच्छी स्किल है, इसको कंटिन्यू करना और बाकी बच्चे भी सीखना कि यदि आपने डिफरेंस बनाया है तो उसी डिफरेंस से आपको 4 डिफरेंस बनाने आने चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में जो दिखता है तो बिकता है। आज फर्स्ट डे, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जब पेपर सब्जेक्टिव होता है तो राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अभी तो अपन ने कदम ही रखा है, तो आज ये सारा ज्ञान नहीं दूंगा, बाद में जब प्रॉब्लम्स आएगी तब बात करेंगे इस बारे में, आज के दिन नहीं। तो ये एक पॉइंट ये भी हो गया, टैक्स पेयर और टैक्स बर्डन बियर करने वाले बंदे दोनों डायरेक्ट टैक्स में सेम है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में अलग अलग है। और डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स है इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन्स इनकम। मतलब ये टैक्स किसके ऊपर लगता है, पर्सन के ऊपर लगता है।
पर्सन की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगे उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, पर्सन के ऊपर लग रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी है वो पर्सन के ऊपर नहीं लगता। इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ये आपकी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और डायरेक्ट टैक्सेस कभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता, वो पर्सन के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? तीसरा अपन बोल सकते हैं इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब डायरेक्ट टैक्स का जो अपना एग्जाम्पल आएगा वो आएगा इनकम टैक्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो आपका एग्जाम्पल आएगा दैट इज जीएसटी एंड कस्टम्स। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? हाँ बेटा। नहीं, ये एक थोड़ा टेक्निकल हो गया। अभी मेरिट और डिमेरिट की बात नहीं की इसलिए मैंने अवॉइड किया। तुमने से बोला उस बात का आंसर देता हूं। तुमने बोला डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, नैरो टर्म है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वाइडर टर्म है। किस सेंस में? इनकम भी बहुत तरीके की हो सकती है। जैसे कोई बंदा सैलरी की इनकम अर्न करता है, कोई बंदा मकान बेच के इनकम अर्न करता है, कोई मकान की रेंटल पे इनकम अर्न करता है। मतलब बोलने के लिए बोला जा सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं है। तुमने एक चीज बोली प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, ये शायद तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा 11th-12th में, लेकिन फिर भी वापस इसको समझाता हूं। क्या वर्ड यूज किया? प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। तुम समझाओगी कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव है, कौन सा रिग्रेसिव? बिल्कुल सही, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, तुम कमाती हो, टैक्स दे रही हो, डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रही हो, कितना अच्छा। आप नहीं कमाते कोई बर्डन नहीं आपके ऊपर, बस तुम नहीं कमा रहे कोई टैक्स नहीं दूंगे। मैं गरीब हूं, कोई इनकम टैक्स नहीं देता। मैं कुछ ज्यादा नहीं कमाता, मैं बहुत कम इनकम टैक्स देता हूं। मैं ज्यादा कमाऊंगा और टैक्स दूंगा, और कमाऊंगा और टैक्स दूंगा। क्या इफेक्ट पड़ता है? कमा के तो देना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी, जब कमा रहे हो तो टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो डायरेक्ट टैक्सेस को आप क्या बोल सकते हो? इट इज प्रोग्रेसिव। क्या है बताइए? प्रोग्रेसिव इन नेचर। मीन जब आपकी इनकम और अर्निंग बढ़ती है तभी आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा। यदि आपकी अर्निंग लिमिटेड है तो आपका टैक्स भी बहुत लिमिटेड हो। समझ में आ गई बात? मेरा पढ़ना है 48,000 की फीस देनी पड़ेगी, 5,000 का जीएसटी लगेगा। वो तुम्हारे ऊपर लगेगा या तुम्हारे पापा के ऊपर लगेगा, बात एक ही। यदि कपड़े पहनने ना अपने को तो कपड़े खरीदने पड़ते हैं, बिना जीएसटी वो भी नहीं आता। जूतों पे जीएसटी लगा हुआ है। मेरा कमाती हो तुम, जूते पहनने ना तो जीएसटी पे करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमाते कितना हो। यदि आपको ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, यदि भिखारी नहीं सुना है? ये सुना क्यों नहीं? सुना सही ना? ये अपनी रेड लाइट पे दे दे बाबा, दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ठीक है, मजाक करते। किसकी बात कर रहे थे? भिखारी की। यदि भिखारी भी ये सोचे कि मुझे मेरे बेटे को जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बेटे के साथ नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे बेटे को पढ़ाने का है, और वो मार्केट में जाए, कहा जाए और रजिस्टर परचेज करे। किसके लिए? बेटे के लिए। तो उस रजिस्टर पर भी जीएसटी लगेगा। भिखारी बोलेगा मैं तो अल्लाह के नाम वाला हूं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो तू भिखारी होगा तो भी तेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तुम कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करोगे, चाहे तुम कमाओ या ना कमाओ, यदि आप कोई भी कंज्यूम करते हो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यस। तो मतलब ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? इंडिकेटिव साइड कि आप कमा नहीं भी रहे हो तो भी आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? डायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि जब आपकी प्रॉफिट बढ़ती है, जब आपकी अर्निंग बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है, तभी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तुम्हारी लॉटरी खुली है, लॉटरी LOTTERY, लॉटरी समझ में आता है? फॉर एग्जाम्पल किसी की लॉटरी खुल गई 4 करोड़ की, तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और किसी की नहीं खुली तो नहीं देना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम? प्रोग्रेसिव अर्निंग होगी तो ही टैक्स लगेगा। किसमें? डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या हुआ? ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगेगा। गुड्स एंड सर्विसेज आपको कंज्यूम करने ही पड़ते हैं। तो ये कौन सा नेचर का हो गया बेटा? रिग्रेसिव इन नेचर। रीजन समझ में आ गया? रिग्रेसिव क्या अर्निंग यदि कम भी है ना
तो यदि आपने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज यदि कंज्यूम की तो टैक्स आपको पे करना है, मैंडेटरी कंपल्सरी। कोई बेटा एक क्वेश्चन नहीं आया, ये सारी बातें बड़ा मजा आएगा, लेकिन पूछ लिया तो बता देता हूं कि अपना फर्स्ट डे ये आज, यदि किसी पर्सन ने बैटिंग की, बैटिंग मेरा जुआ खेला, तो यदि जुए से यदि आपको कोई भी यदि इनकम आती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें पॉइंट आएगा, चल लीगल इलीगल, इनकम टैक्स बड़ा स्मार्ट है, बोलता है पैसा तो पैसा होता है, काला तो नहीं होता है। नहीं, वैसे आप एक लॉ पढ़ोगे ब्लैक मनी, वैसे कंसेप्ट होता है ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को रोकने के लिए हम प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन जब इनकम टैक्स की बात आएगी तो बोला तुझे कमाया ना तो टैक्स दे दे। ये इनकम टैक्स ऐसे स्टार्ट कराऊंगा तो पहला प्रिंसिपल पढ़ा दो, नहीं पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया कि इनकम टैक्स में कंसेप्ट पढ़ेंगे। गलत बात बोल रहा हूं जिन्हें समझाने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे को, मेरा नाम क्या चिन्मय, तो मेरे पास आया, नहीं मैं ऐसा काम करता नहीं, किसी बोला टपका देना उसे, तो मेरे को सुपारी दे, कितने की 4 करोड़, कितने की 4 करोड़ की सुपारी दी, उसको टपकाने का, ठीक है टपका दूं। अब तुम बोलोगे सर आपको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी सर, तो आप तो गंदा काम करो। इनकम टैक्स बोलता है देखो वो पुलिस वाले का काम है, पुलिस वाला देखता रहेगा, मैं कौन, टैक्स वाला, टैक्स दे दे बाबा। समझ में आया? इनकम लीगल नहीं होती, इनकम इलीगल नहीं होती, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। यदि आपने कोई भी इनकम अर्न की है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप इलीगल तरीके से कमा रहे हो तो चक्की भी पीसनी पड़ेगी, वो अलग बात है, चक्की पीसेंगे। समझ में आ गई बात? तो इस तुम्हारी बात का आंसर आ गया। यदि आप तरीके से कमाओ या गलत तरीके से कमाओ, एक बार जो भी आपकी इनकम आती है उस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा फ्रॉम द एंगल ऑफ इनकम टैक्स। बाकी यदि आपने गलत तरीके से कमाया है तो जितने भी लॉज बने हुए हैं जो आप पढ़ोगे भी, तो वो सारे लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जो आपने मूवीज में भी देखे होंगे ना, कि कोर्ट केस होगा, जेल होगा, आईपीसी के प्रोविजन, वो पता नहीं अब तो चेंज हो गया, क्योंकि आपका जो सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी प्रोविजन मर्ज होकर चेंज हो गए वो, ठीक है, वो आगे आएगा, ये जेआईजीएल के अंदर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, टैक्स। तो यस, ये डिफरेंस समझ में आ गया सबको। बाकी और भी बहुत सारी बातें अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।